10th का ज्योमेट्री ट्रायंगल चैप्टर है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल पाठ 34 प्रश्नावली 6.3 का 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ये बतलाओ छाया कैसे बनता है। तो छाया जैसे देखो यहाँ छाया, इसका छाया बनेगा, बन रहा है ना। तो ये जो छाया बन रहा है, तो जैसे मान लो मार्कर को यहाँ पर रखेंगे, देखो मार्कर के नीचे में छाया बोर्ड पर बन रहा है। तो जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ पर कोई खंभा है ए बी, इसका छाया किधर बनेगा ये निर्भर करता है सूर्य किस तरफ है। अगर मान लो सूर्य इस दाईं ओर है, मान लेते हैं यहाँ पर है सूर्य, तो प्रकाश की किरणें निकलेगी, तो एक मतलब अनंत किरणें आ रही है। यहाँ पर जो किरणें आएगी टकरा करके फिर ये वापस लौट जाएगी खंभा से। इस तरह इस पोर्शन पर जितना भी किरण आएगी ना, सब टकरा करके लौट जाएगी। कल्पना करो अंतिम शीर्ष मतलब बी बिंदु से, शीर्ष से कोई किरण आ रही है, तो ये शीर्ष से होते हुए प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है, ये ऐसे जाएगी, तो यहाँ से इधर वाला एरिया में धूप होगा। इधर तो आ ही नहीं रहा है, यानी बी ए खंभा का ये ए सी छाया बनेगा, समझा। अगर सूर्य इधर रहता मान लो, तब अंतिम यहाँ से आने वाली किरण यहाँ से जो आएगी ये तो लौट जाएगी। यहाँ से आने वाली किरण यहाँ पर पड़ती, फिर यहाँ से आने वाली किरण यहाँ पर, यहाँ से आने वाली यहाँ पर, तो यहाँ से तुमको रोशनी रहेगा। इधर इस बिंदु तक मान लो एम बिंदु है, यहाँ तक बी ए का ये ए एम छाया होगा, ये वाला छाया होगा बी ए का छाया ए एम। तो छाया कैसे बनता है समझ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, सड़क पर बिजली का पोल नहीं गड़ा रहता है तो बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर रहता है। जब हम लोग चलते हैं तो ऊर्ध्वाधर हम लोग का शरीर रहता है, नीचे से ऊपर की ओर झुक करके तो नहीं चलते हैं। कहीं पर बिल्डिंग खड़ा है तो उसका दीवार सीधे ऊपर की ओर जाता है, ऊर्ध्वाधर। ये बोर्ड जो है ये सीधे नीचे से ऊपर की ओर कहेंगे ऊर्ध्वाधर है। तो लंबाई 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यहीं तक हम लोग पहले समझे। यानी भूमि है, मान लो ये भूमि है, ये ए बी भूमि हो गया। तुमको कोई भी चीज़ तो भूमि पर ही रहता है। तो लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। ऊर्ध्वाधर यानी एक स्तंभ है, स्तंभ जानता है ना, पिलर खंभा। तो कोई खंभा है, तो मान लो आगे भी है मीनार, तो यहाँ पर एक खंभा है, ये सीधी खंभा है। तो प्रकाश की किरण आती है जो इसके ऊपरी सिरे से होकर के जाएगी, वह टकरा कर लौटेगी नहीं। और ये इसका देखो, बाकी प्रकाश की किरण तो खंभा से टकरा करके लौट जाएगी, लौटेगी ना जहाँ भी पड़ेगी, लेकिन सबसे ऊपरी किनारा से जाता हुआ किरण, फिर प्रत्येक किरण, ये सबसे ऊपरी किनारा से जाता हुआ किरण बी बिंदु पर पड़ा, ऊपर से जाने वाला आगे, इस तरह यहाँ से धूप रहेगा और सी से बी तक ये डीसी का
DC स्तंभ का छाया हो जाएगा, समझा। तो ये स्तंभ है, ये इसकी लंबाई है 6 मीटर, m से मीटर। CB हो गया छाया, स्तंभ का छाया। तो 6 मीटर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो ये छाया की लंबाई कितना है? 4 मीटर। तो चलो 4 मीटर। जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। उसी समय में सूर्य मान लो यहाँ है, डूबने की स्थिति में ऐसे आएगा तो छाया की लंबाई तो बढ़ेगा। कहता है जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मान लो यहाँ पर कोई मीनार है, MN एक मीनार है। तो सूर्य यहाँ पर है तो स्तंभ की छाया की लंबाई 4 मीटर। और उसी समय का मतलब दिन का 4 बज रहा है, तो दिन के 4 बजे ये DC स्तंभ की छाया इतना मीटर है। उसी समय यानी दिन के 4 बजे ही मान लो ये एक मीनार है, मीनार का अंग्रेजी टावर होता है, टावर है। तो एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो इसका छाया जो बनेगा, किरण यहाँ जा रही है ऊपरी सिरा से, तो MB ये हो गया तुमको मीनार की छाया की लंबाई। दिमाग में बात आ रही है ना? ये मीनार की छाया ये हो गया तुमको यहाँ तक। इसको मिटाइए देते हटो, नहीं तो पृथ्वी है तो चलो रहने दो। तो छाया की लंबाई MB हुआ, मीनार की छाया ये हो गया मीनार। तो मीनार का लंबाई दिया है, मीनार की लंबाई ज्ञात करना। हाँ, मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी M से B तक 28 मीटर हो गया। ये 28 मीटर हुआ। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये मीनार है, इसका ऊंचाई H मीटर मान लो, मीटर में है ना? तो सब कुछ मीटर में मानेंगे। बोलो तो लोग चित्र को समझा? जी। तो एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है, देखो ये सीधा होगा, थोड़ा बोर्ड है टेढ़ा हो गया है। जब पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ऊर्ध्वाधर होता है तो पृथ्वी के सतह उस वस्तु के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मान लो ये NM आदमी है, ये पृथ्वी है, तो सीधा खड़ा होकर के चलेगा। कोई दीवार है तो टावर है या पोल हो या कुछ भी हो, पृथ्वी पर सीधा रहता है। जब सीधा है तो एक सरल रेखा पर जब दूसरी सरल रेखा खड़ी होती है, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री का कोण कहलाता है। यानी ये हो गया 90 डिग्री का कोण। और ये भी स्तंभ भी बना रहा है 90 डिग्री का कोण, समझा? अब इसमें देखो समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, NMB समकोण त्रिभुज NMB, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री। तो पहला समकोण त्रिभुज ये, फिर ये देखो दूसरा समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज DCB, 2 समकोण त्रिभुज बन गया। तो इन दोनों समकोण त्रिभुज में देखो ये H निकालना है। समरूपता का सिद्धांत पढ़ चुके हो, जो कुछ निर्भर है इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता, यानी समरूप करते जाओ आंसर आता जाएगा। समरूप करने का जो 3-4 सिद्धांत है बतला दिए हैं। तब बड़का समकोण त्रिभुज और छोटका समकोण त्रिभुज में तुलना करेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज में याद रखना ऐसे त्रिभुज का चित्र बनाना। ये लग रहा है ना 90 डिग्री का कोण, तो त्रिभुज NMB में NMB एवं NMB बड़ा वाला हो गया, एवं त्रिभुज DCB में समकोण त्रिभुज DC
बी में तुलना करो क्या क्या बराबर है। तो ई 90 डिग्री बड़का समकोण त्रिभुज में है तो लिखेंगे कोण एन एम बी, कोण एन एम बी बराबर ये 90 है तो छोटा वाला में ये 90 है, यानी कोण डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद हम लोग इस कोण को अल्फा मान लेते हैं। तो चलो छोटा वाला समकोण त्रिभुज देखो, एक कोण 90 डिग्री ये अल्फा, तो दो न्यून समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो ये अल्फा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा। ये कोण हो गया तुमको 90 डिग्री माइनस अल्फा। फिर बड़ा समकोण त्रिभुज में देखो, इसको भुला जाओ, एन एम बी में एक कोण 90 दूसरा अल्फा तो तीसरा 90 माइनस अल्फा होगा। ये कोण हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब दोनों में तुलना कर रहे हो, त्रिभुज एन एम बी एवं डी सी बी में, तो एक कोण 90 एक कोण 90 मिल गया। पहले बड़ा त्रिभुज लिए हो एन एम बी, तो एन एम बी का दूसरा कोण बी है तो कोण बी अल्फा है। तो छोटका त्रिभुज में तो ये बी छोटका त्रिभुज में भी है, तो दोनों में हो गया तो कॉमन हो गया ना, तो कोण बी बराबर अल्फा लिख देंगे, कॉमन है। तो तीसरा कोण तीसरे कोण के बराबर है ही, है ना। तो ये हो गया एंगल की चर्चा, ये भी एंगल, अगर तीसरा कोण दे दोगे तो ये भी होगा एंगल। तो लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत, ए से त्रिभुज एन एम बी एवं त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा, यानी त्रिभुज एन एम बी समरूप त्रिभुज डी सी बी। इस तरह समरूप हो गया। तो फिर याद करो, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या होता है, समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तब समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात बैठाओ, तो पहले बड़का समकोण त्रिभुज में लो एन एम बी में, यानी समकोण त्रिभुज एन एम बी एवं समकोण त्रिभुज डी सी बी में समान कोण के सामने की भुजा को का अनुपात समान करो, चूँकि समरूप हो गया है। तो एन एम बी में अल्फा के सामने ये बड़ा का है, तो अल्फा के सामने एन एम है, तो एन एम बटा छोटका में अल्फा के सामने डी सी है तो डी सी। फिर बड़ा वाला में लो ये इस कोण के बारे में, यानी एम एन बी, ये 90 माइनस थीटा है, इसके सामने में खड़ा हो जाओ बड़ा समकोण त्रिभुज में, तो ये एम बी नज़र आता है, तो एम बी बटा इसमें 90 माइनस अल्फा लिए तो इसमें 90 माइनस अल्फा लो, इसके सामने में सी बी है तो सी बी। फिर बराबर ये भुजा बटा ये होगा, इसका काम नहीं है तो इतना लिख सकते हैं। अब मान बैठाओ एन एम हाइट है h मीटर, डी सी कितना है 6 मीटर, मीटर बटा मीटर कट जाएगा। एम बी कितना है एम बी ये 28 मीटर, सब जगह मीटर है तो मीटर देते चलते हैं, बटा सी बी है 4 मीटर, है ना। तो चलो मीटर सब जगह काट रहा है। अब 4 सत्ते 28 और h/6 बराबर 7, इसीलिए h बराबर 6 सत्ते 42। माना कि ऊंचाई h मीटर है तो 42 मीटर। समझा? अच्छी तरह समझ गया ना? ठीक है, इस पार्ट में सिर्फ इसी को रहने दो।